हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कंपटीशन के यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग जो अपनी श्रृंखला चालू किए थे यूपी पुलिस री एग्जाम का सभी प्रैक्टिस सेट जो हिंदी का चल ही रहा है और मैथ का चल रहा है, करंट अफेयर्स का चल रहा है। जीएस के सेगमेंट में हम आगे बढ़ेंगे करंट अफेयर्स को लेके जीएस के प्रैक्टिस सेट को। आज जीएस का प्रैक्टिस सेट 1 है। कौन सा है? जीएस का प्रैक्टिस सेट 1। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हुए चलेंगे। आपको सबसे पहले बता दें, इसमें जो हम टॉपिक लिए हैं इस प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले नंबर पर हम स्टैटिक जीके का सवाल देखेंगे। किसका? स्टैटिक का। ठीक है, स्टैटिक क्योंकि 1 से 2 से लेके कम से कम 3-4 सवाल स्टैटिक जीके से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टैटिक के बाद हम करंट अफेयर्स का सवाल देखेंगे 1 से 2 नंबर का, क्योंकि करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्टैटिक जीके है उतना ही करंट अफेयर्स भी इंपॉर्टेंट है। ये देखेंगे, फिर हम इस हिस्ट्री का पोर्शन देखा जाएगा इसमें, फिर जियोग्राफी का भी देखा जाएगा और इसके साथ ही साथ हम इकोनॉमिक्स का भी देखेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स भूलना नहीं है। 1 से 2 नंबर का इकोनॉमिक्स भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आपका वेटेज कितना है? हम पहली वीडियो में आपको बता चुके हैं कि जीके और जीएस का मिला के, करंट अफेयर्स का मिला के 38 नंबर पूछा जाएगा। उस 38 नंबर का वेटेज इन्हीं टॉपिक्स के माध्यम से हम लोग करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जीके हुआ, स्टेटिक्स का, फिर करंट अफेयर्स हुआ, हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्हीं टॉपिक के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसका हम लोग सही तरीके से और ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक टॉपिक और है, विविध का होता है और विज्ञान का भी इसमें टॉपिक पूछा जाएगा। किसका? विज्ञान का। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर भरसक प्रयास कीजिएगा आप लोग कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सवाल पहला क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की? इसकी नालंदा विश्वविद्यालय, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना, ये एशिया का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय हुआ करता था, पूरे एशिया का। जो कहां पे है? फिलहाल तो बिहार में है। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने समय में इसकी स्थापना हुई थी तो ये जो है आपके बिहार में पड़ता है। कहां पे? बिहार में। तो नालंदा विश्वविद्यालय एशिया का प्रथम विश्वविद्यालय था। कहां का? एशिया का। तो आप लोग जरा सोचिए कि भारत कितनी बड़ी शिक्षा का केंद्र था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में, एशिया में टॉप पर था। और आप लोगों को बता दें, आज हमारे चलन में लाइब्रेरी आई है, उस वक्त उस समय 5वीं शताब्दी के समय यहाँ पे नालंदा में ना लाइब्रेरी हुआ करती थी और हर एक छात्र के लिए छात्रावास का कक्ष होता था। हर एक विद्यार्थी अलग अलग कक्ष में जाकर के पठन पाठन कर सकता था। ठीक है, ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र पढ़ा करते थे। तो वो भारत के ही नहीं थे, अरे भैया भारत के नहीं, वो पूरे विश्व से छात्र आते थे जो यहाँ पे शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है, शिक्षा यहाँ पे इतनी बड़े पैमाने पर थी कि यहाँ पे हर विषय का लगभग 100 प्लस विषय ऐसी थी जिसका यहाँ पे अध्ययन अध्यापन करवाया जाता था और हर एक शिक्षक अपने विषय का ज्ञाता हुआ करता था। बहुत बड़ा, सबसे वरिष्ठ हुआ करता था उस पूरे विश्वविद्यालय में। लेकिन आप लोगों को बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय के लिए खतरा पैदा हुआ। एक शासक था, तानाशाह जिसको कहा जा सकता है, वो तुर्की का शासक था। कहां का? तुर्क एक देश है। क्या? तुर्क। तुर्क का शासक हुआ करता था मेरे भैया, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार बख्तियार खिलजी नाम तो यार है, लेकिन ये तो दुश्मन निकला हमारे भारत का, नालंदा का। बख्तियार खिलजी नाम था दोस्तों। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। इसने एक समय पे ऐसा किया, इसको एक कोई बीमारी हो गई थी। थोड़ा सा आप लोगों को नालंदा का जो आज के समय में खंडहर बन गया है हमारा विश्वविद्यालय, जो पहले हुआ करता था, उसमें एक बार इसको बख्तियार खिलजी को एक रोग हो गया। इसके यहाँ पे तुर्क में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं था जो इसके इलाज को सही कर सके। एक यात्री था जो भारत की यात्रा किया था। कहां की? भारत की यात्रा किया था। उसने बख्तियार खिलजी को बताया, वो इंडिया की यात्रा किया था, बख्तियार खिलजी को बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक ऐसे आचार्य हैं, पंडित आचार्य, जो आपके रोग को सही कर सकते हैं, आपको सही कर सकते हैं। तो इसने बुलवाया, उनसे जांच पड़ताल की पंडित जी से। पंडित जी ने बताया, आचार्य पंडित ने, कि हम आपकी बीमारी को सही कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारी दवा का सेवन करना पड़ेगा। किसकी? हमारी दवा का सेवन करना पड़ेगा। लेकिन ये जो बख्तियार खिलजी था, ये कट्टर मुस्लिम था। इसने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन काफिरों के हाथों से बनाई हुई दवा का मैं सेवन नहीं करूंगा। अब बताइए भैया, लेकिन अब हमारे जो पंडित आचार्य थे वो भारतीय थे और हर भारतीय का कर्तव्य होता है कि वो अपने चीज का या अपनी चीजों का इस्तेमाल अगर किसी के सही तरीके से करने के लिए किया जाए तो वो कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया? बख्तियार खिलजी साहब को बोला कि साहब, आप, एक कुरान की बुक है और कुरान की बुक से तो वो वाकिफ भी था। इन्होंने कहा कि ये जो बुक है ना, डेली आप एक पेज पढ़ा करिए, डेली एक पेज पढ़ा करिए, आप सही हो जाएंगे। तो अच्छा, बख्तियार खिलजी ने शुरुआत की हर एक किताब का
इस किताब का एक एक पन्ना डेली पढ़ना शुरू किया, पढ़ा तो सही भी हुआ, उसके स्वास्थ्य में सुधार हुआ। अच्छा, स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद अब दुर्भाग्यपूर्ण बस कोई था हमारे पंडित आचार्य का, जिन्होंने जाकर ये बता दिया बख्तियार खिलजी की साहब, आप जो ये किताब पढ़ रहे हैं इसके हर एक पन्ने में दवा मिलाई गई है, और जब इस किताब को आप पढ़ते हैं तो ऐसे जीभ से लगा करके उस बुक को खोला जाता था, तो उस पे जो दवा लगी थी उस दवा के माध्यम से, पेज के माध्यम से दवा अंदर जाती थी और उनके रोग को सही किया उन्होंने। लेकिन ये बात बख्तियार खिलजी को गवारा नहीं हुई, उसने बड़े ही पैमाने पर फिर अत्याचार शुरू किया हमारे नालंदा विश्वविद्यालय पर। यहाँ पे लगभग 10,000 शिक्षक, सॉरी 10,000 छात्र उस समय अध्ययन अध्यापन कर रहे थे। उसके साथ ही 1600 शिक्षक वहां पर मौजूद थे नालंदा में। नालंदा, ये मान लीजिए हमारा नालंदा है क्या, ये नालंदा हमारा विश्वविद्यालय है, और बख्तियार खिलजी तुर्की से आता है अपनी सेना को लेकर के और यहाँ पर आक्रमण कर देता है। यहाँ पर जब आक्रमण करता है तो नालंदा विश्वविद्यालय कभी ये सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा क्रूर व्यवहार हमारे साथ किया जाएगा। हम तो शांति के दूत हैं, हम तो शांति वाले हैं, हम तो यहाँ से शिक्षा देते हैं, हम पे क्या कोई प्रहार करेगा, क्या कोई मारपीट करेगा। लेकिन नहीं, उस बख्तियार खिलजी ने नालंदा को पूरी तरह से ध्वस्त करने का प्रण कर लिया, क्योंकि नालंदा में जितने भी शिक्षक थे, छात्र थे, ये सभी मूर्ति पूजा के अनुयायी थे। लेकिन मूर्ति पूजा का बहुत बड़ा विरोधी कौन था? बख्तियार खिलजी। इसने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया। आया अचानक से लहूलुहान करते हुए हमारे छात्र और शिक्षकों को मार गिराया। जो बच सके वो कुछ किताबों को लेकर के कहीं कोई तिब्बत चला गया, तो कहीं कोई चला गया। इसी तरह से सब लोग तितर बितर हो गए और नालंदा जो है खंडार के रूप में तब्दील हो गया। और एक बात बताएं, नालंदा में 3 लाइब्रेरी हुआ करती थी। कितनी लाइब्रेरी? 3 लाइब्रेरी नालंदा में हुआ करती थी। तीनों लाइब्रेरी को जला दिया गया और लगातार 6 महीने तक लाइब्रेरी जलती रही। आप लोगों को बता दें, आप सोचिएगा कि 6 महीने जलने का मतलब ऐसा नहीं है कि आज के समय का कागज वाली किताब थी, नहीं, उस समय कागज का प्रचलन उतना नहीं था। ताम्र पत्र पर लिखा जाता था और उन सब पत्रों में हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। उसमें हमारे भविष्य का लेखा जोखा था, उसमें फ्यूचर का भी था, पास्ट का भी था, लेकिन उसको जला दिया गया। और ये तीनों लाइब्रेरियां जो थी ना, विश्व प्रसिद्ध थी। इनको जला करके खाक करने का काम किसने किया? बख्तियार खिलजी ने किया। चलिए देखते हैं हम थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, आपको थोड़ा जानकारी दे दें कि नालंदा जो था विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 5वीं शताब्दी में। अच्छा, इसका जो स्थापना 3 लोग मिलकर के किए थे, लेकिन प्रमुख रूप से माना जाता है कुमार गुप्त को। क्यों? क्योंकि पहली बार अगर किसी ने इसकी शिलान्यास किया था तो वो कुमार गुप्त किया था। ठीक, 5वीं शताब्दी में। कब? 5वीं शताब्दी में। 2 लोग और थे जो इसके दूसरे मंजिल और तीसरे मंजिल का निर्माण किए थे। एक थे हर्षवर्धन और एक पाल करके थे, पाल वंश के। इन्होंने तीसरी मंजिल की स्थापना करवाई थी 9वीं शताब्दी में, और हर्षवर्धन जो था उसने करवाया था कब? दूसरी मंजिल की स्थापना करवाई थी 7वीं शताब्दी में। ठीक है, और अभी हम आप लोगों को डिटेल्स में बताई है कि इस नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 छात्र अध्ययन अध्यापन करते थे और कुल शिक्षक कितने थे? 1600। और इसको जलाने का काम किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। और ये बिहार के नालंदा जिले में हुआ करती थी। आपको बताएं कि अभी जो ये हमारी गवर्नमेंट बनी है बीजेपी, 2014 से जब आई सत्ता में, तो इसी के कार्यकाल में 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापना मिली है। कब? 2016 में। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। आप लोग ध्यानपूर्वक, आशा करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे सही तरीके से, सही गाइडेंस के तौर पे, और अपने प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे होंगे। क्योंकि देखिए, इस समय आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे ना, तो थ्योरी में आपको काफी टाइम लगेगा। आप इस समय फटाफट जितना सवाल कर सकेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग आपको हिंदी का प्रैक्टिस सेट दिया ही जा रहा है, उसके साथ ही रीजनिंग का भी दिया जा रहा है, और उसी के साथ मैथ भी देने का काम किया जा रहा है, जीएस का भी दिया जा रहा है, और करंट अफेयर्स का। आप लोग अगर चैनल से जुड़ करके इन सारे विषय को टॉपिक वाइज प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको चिंता या फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई करने का प्रयास करिए और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने का भी प्रयास करिए। ठीक है, चलिए हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या है? 1857 की क्रांति में तात्या टोपे ने कहां का नेतृत्व किया था? अभी आप लोग जानते होंगे कि आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए 1857 की क्रांति के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हुए हम लोग चलते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी भी ना हो, आपको सारी क्लासेस भी करनी है, रिवीजन भी करना है, और इन सब ऑप्शन का सॉल्यूशन भी देखना है कि तात्या टोपे कहां का नेतृत्व किए थे। ठीक, 1857 की क्रांति जानते हैं कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। मेरठ कहां पे है? यूपी का एक जिला है मेरठ। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको जानकारी दें तो एक मंगल पांडे नाम का सैनिक हुआ करते थे, और ये सब क्रांति क्यों हुई? उस समय अंग्रेजों के द्वारा कारतूस में ऐसा प्रचलन बताया गया कि कारतूस में जब बंदूक के सबसे किनारे पर नोक लगा हुआ था, वहां पे गाय के मांस का
और सुअर के मांस का लेप लगाया गया है, उसको दांत से निकाल करके तब फायर करना पड़ता था। तो इसी चीज का विरोध करते हुए मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को मार गिराया और वहीं से इस क्रांति की शुरुआत हुई, 1857 की क्रांति, जो कि पूरे भारत में एक बड़े पैमाने पर पहली क्रांति हुई थी। ठीक है, इस क्रांति के माध्यम से तात्या टोपे और नाना साहब, दो लोग, कौन कौन थे? दो लोग, तात्या टोपे और नाना साहब कहां से नेतृत्व किए थे? तो कानपुर से किए थे, कानपुर से। पूरे देश में देखिए उस समय जब क्रांति हुई ना, हर एक स्टेट में या हर एक शहर से एक एक राजा ने वहां का या एक एक सैनिक ने कोई भी वहां का नेतृत्व किया। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हुए चलते हैं। आप लोगों देख लिए कि कानपुर से कौन था? तात्या टोपे और नाना साहब थे। कौन थे? तात्या टोपे और नाना साहब। इनमें डी ऑप्शन सही होगा। क्यों डी ऑप्शन सही होगा? क्योंकि इनमें कहीं पे भी कानपुर का जिक्र नहीं है। तात्या टोपे कानपुर से किए थे, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हम लखनऊ देख लेते हैं। लखनऊ से कौन था जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? तो लखनऊ से थी एक बेगम हजरत महल। कौन? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ये लखनऊ से 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी। झांसी से कौन था? ये सबको पता होगा, महारानी लक्ष्मीबाई। कौन? महारानी लक्ष्मीबाई। कौन हुआ करती थी? महारानी लक्ष्मीबाई। हम आप लोगों को बता देते हैं कौन है महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, कौन थी? महारानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, लक्ष्मी थोड़ा सा लिख दें, लक्ष्मी। ये तो आप लोग कहेंगे कि सर क्या लिखे हैं? महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई को हम लोग थोड़ा सा लिखने का प्रयास करेंगे, लक्ष्मी बाई। ठीक है, तो झांसी से कौन 1857 की क्रांति का नेतृत्व की थी? महारानी लक्ष्मीबाई। और इलाहाबाद से कौन थे? इलाहाबाद जिसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि इलाहाबाद पहले नाम था, अब क्या हो गया है? प्रयागराज। तो यहां से लियाकत अली नाम के एक व्यक्ति थे। कौन? लियाकत अली। लियाकत अली नाम के व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति का यहां पे नेतृत्व किए थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्या? अच्छा, इसका आप लोग देख लीजिएगा कि तात्या टोपे और नाना साहब दोनों लोग एक जगह से मिलकर किए थे, कानपुर से। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे? नृत्य से है। किससे? नृत्य से, जो फोक डांस होता है उससे है। ठीक है, तो सवाल क्या है? गरबा, डांडिया, रास किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? इस सवाल को आप लोग देखिए और आंसर करने का प्रयास करिए। अगर आपको उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी हम बताते ही हैं। देखिए ऑप्शन ए क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है क्या ये? नहीं। राजस्थान का है क्या? मध्य प्रदेश का है क्या? नहीं। ना ही उत्तर प्रदेश का है, ना राजस्थान का है, ना मध्य प्रदेश का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर अब आपको पता ही हो जाना चाहिए कि ऑप्शन क्या सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों? क्योंकि गरबा, डांडिया, रास ये जो नृत्य है ना, ये गुजरात का है। कहां का? ये नृत्य है गुजरात का। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर तो गुजरात समझ लीजिएगा, लेकिन ऑप्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उत्तर प्रदेश का हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है? फोक डांस। एक है रासलीला, कथक और नौटंकी। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन कौन सा है? रासलीला, कथक और नौटंकी। देखिए राजस्थान का देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का क्या है? घूमर। याद रखिएगा ये घ है, अगर इसी घ की जगह पे झू हो जाता, झ, झूमर, क्या हो जाता? झूमर। झूमर लास्ट में क्या है? र। तो हरियाणा। झूमर कहां का होगा? हरियाणा का। याद रखिएगा आप लोग, कहां का है? हरियाणा का। अगर घूमर है तो राजस्थान का लोक नृत्य है, और अगर झूमर है तो हरियाणा का लोक नृत्य है। ठीक है, अगला देख लेते हैं मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश का मटकी नृत्य है, राजवाड़ी नृत्य है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखेंगे तो यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश का हम लोग महत्वपूर्ण लोक नृत्य को देख लिए। स्क्रीनशॉट लेना है आप लोग ले लीजिए। आगे सवाल पर चलते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पढ़िए। भारतीय संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का जन्म स्थान क्या है? देखिए बप्पी लाहिड़ी जो थे ना, ये एक बहुत ही बड़े संगीतकार थे, फिल्म निर्माता भी थे, फिल्म भी किए थे। ठीक, बहुत प्रसिद्ध थे। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बता दें कि इनका जन्म स्थान क्या? क्या पंजाब था, क्या हरियाणा था, क्या केरल था, क्या इनमें से कोई नहीं था? आपको बता दें कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि इसमें से कोई नहीं है। बप्पी लाहिड़ी का जन्म स्थान पश्चिम बंगाल था। क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक, और ये क्या थे? संगीतकार थे। ठीक, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं। बप्पी लाहिड़ी जन्म स्थान क्या था? जलाईगुड़ी। कहां? पश्चिम बंगाल में। अभी देखिए ऑप्शन नंबर आपके वहां पे था पंजाब, हरियाणा और केरल। पंजाब के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की दोनों संयुक्त राजधानी है, जो कहां पर है? चंडीगढ़ में।
कहाँ है? चंडीगढ़। ठीक है, और देख लेते हैं अभी लोकसभा का चुनाव भी होने वाला है, तो ये जरूरी है कि पंजाब, हरियाणा, केरल लोकसभा और राज्यसभा की कितनी सीटें शेयर करता है और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन कौन है। ठीक है, तो चंडीगढ़ में 13 लोकसभा की सीट है, राज्यसभा की 7 सीट है। इस तरह से आप याद रखिएगा 13 7 20, कुल चंडीगढ़ में कितनी है? 20 संसदीय सीटें हैं, जिसमें से 13 लोकसभा की, 7 राज्यसभा की, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं, भगवंत मान। ठीक, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ पे 10 सीट है लोकसभा की, 5 है राज्यसभा की, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह है। क्या है हरियाणा के मुख्यमंत्री? नायब सिंह। अच्छा, केरल देख लेते हैं, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है, और लोकसभा की सीट यहाँ पे शेयर की जाती है 20 और राज्यसभा की 9 है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन है। कौन है? पिनरई विजयन। ठीक है, इस तरह से आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास किए। अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग। 5वें नंबर का सवाल क्या है देखिए, और आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? क्या कहा जा रहा है? स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व शब्द का उल्लेख कहां किया गया है? ऑप्शन आप लोग देखिए, संविधान के भाग में या प्रस्तावना में या अनुसूची में, किस भाग में इसका उल्लेख किया गया है? तो देखिए, संविधान का भाग की बात करें तो वर्तमान में 25 भाग हैं। कितने? संविधान में 25 भाग हैं। अच्छा, ये भाग क्या होता है? भाग का मतलब ये होता है ना कि किस किस भाग में क्या क्या दिया गया है। जैसे भाग 3 है, भाग 4 है, भाग 2 है, भाग 1 नागरिकता किसमें है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसमें है, और राष्ट्रपति के बारे में किसमें बात की गई है, इसको भाग क्या जाता है। टोटल भाग कितने हैं? 25, ये पूछा जाता है। अच्छा, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पहली बार जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। किसके? उस समय जो सदस्य थे, किसके? संविधान सदस्य जो थे, संविधान जिस समय बन रहा था उस समय उसमें प्रस्तावना को प्रस्तावित करने का काम किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला क्या है? अनुसूची। अनुसूची क्या होती है? अनुसूची फिलहाल में हमारे संविधान में 12 है। ठीक, 12 अनुसूचियां बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम लोग संविधान के मेन पॉइंट को डिस्कस किया जाएगा तो उसमें 12 अनुसूची के बारे में आपको पूरे डिटेल्स में बताया जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में ही चर्चा किया गया है किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और न्याय और बंधुत्व को हम बनाए रखने का काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, भारतीय संविधान में समवर्ती अनुसूची की अवधारणा कहां से लिया गया है? क्या? समवर्ती अनुसूची की अवधारणा। इसको जानने से पहले हम ऑप्शन के थ्रू आपको बता दें कि जो पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, यहां से लिया गया संविधान संशोधन। क्या? संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन होता क्या है? जैसे कोई चीज है ना, उसके बनावट में परिवर्तन किया जाए। पहले कुछ था, अब उसके बनावट में चेंजिंग करके कुछ कर दिया गया। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक घर है, अभी के लिए ऐसे ही है, लेकिन 2 साल 4 साल बाद यहाँ पर एक जंगला लगाया गया, यहाँ पे एक खिड़की लगाई गई, तो इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया। इसी प्रकार से संविधान जब बना था तो संविधान में अनुच्छेद कुछ थे, मतलब 395 अनुच्छेद थे, फिर पार्ट उसमें कुछ थे, लेकिन जब उसमें संशोधन किया गया तो अभी के लिए 25 भाग हो गया संविधान में। संविधान में परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ, और यह संशोधन किस माध्यम से हुआ, किस देश से लिया गया? तो वो दक्षिण अफ्रीका था। दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया संविधान संशोधन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या? समवर्ती अनुसूची। समवर्ती अनुसूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हम तो आपको बताए थे, कहां थी? कैनबरा। देखिए अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इसको आप लोग पढ़िए ध्यान से, ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास कीजिए और इसका उत्तर दीजिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 किसके शपथ से संबंधित है? देखिए, शपथ से अगर बात करें तो कोई भी अगर प्रधानमंत्री हुआ, राष्ट्रपति हुआ, या संसद हुआ, या विधायक हुआ, जब वो अपना पद ग्रहण करता है ना, तो वो एक बुक पर, कोई किताब होती है, उस पर हाथ रख के शपथ लिया जाता है, संविधान पर शपथ हाथ रख के शपथ लिया जाता है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश के विधि, कानून और समता बनाए रखूंगा, ऐसा वो कहते हैं। इसी तरह से शपथ लिया जाता है। तो ये अनुच्छेद जो 60 है, ये किसके शपथ के बारे में उल्लेख करता है? तो ये राष्ट्रपति के बारे में। किसके? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज द करेक्ट। तो देखिए, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया जाए तो राष्ट्रपति जो होते हैं ना, इनको कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। कितनी? कम से कम 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, तो ये राष्ट्रपति बन सकते हैं। और उपराष्ट्रपति को भी 35 वर्ष पूरा होना चाहिए, तभी जाकर के ये उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। और रही बात प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री संसद की जो न्यूनतम आयु होती है उसी के बराबर होता है कि प्रधानमंत्री को 25 साल कम से कम पूरा होना चाहिए, तब जाकर के वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल 8वें नंबर का क्या है? ये देखिए, जियोग्राफी से सवाल आ गया। अभी हम क्या क्या कर लिए? स्टैटिक कर लिए, ठीक, अभी उसके पहले हम संविधान से भी कर लिए हैं, अब हमारे सामने इतिहास से भी किए हैं, और आया है अब जाके जियोग्राफी का सवाल। इसको देखते हैं ध्यानपूर्वक। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारा सौर मंडल देखेंगे ना, थोड़ा सा सौर मंडल के बारे में आपको चर्चा कर दें। देखिए, ये क्या है? सूर्य। सूर्य के निकटतम इतने लोग बड़े क्रम में, छोटे क्रम में ग्रह हैं। कितने? 8 ग्रह हैं। सबसे पहले बुध ग्रह है, बुध ग्रह, और सबसे पहले भी है और सबसे छोटा भी ग्रह है, ये हमारा सन है। ठीक, और ये पूरा सौर मंडल का परिवार है। सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है?
तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा शुक्र के बारे में बता दें। शुक्र ग्रह जिससे सवाल पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में बहुत सवाल आता है, यूपी पुलिस में खास करके आता है। शुक्र को घोर का तारा कहा जाता है। क्या? पहले नंबर पे घोर का तारा कहा जाता है, इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। और तीसरे नंबर का सवाल ये पूछा जाता है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो पूरे सौर मंडल में सबसे चमकीला ग्रह अगर कोई है तो वो कौन सा है? शुक्र है। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसको नीला ग्रह भी कहा जाता है, और एक ऐसा ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अभी के लिए अगर किसी ग्रह पर जीवन संभव है, जीव वहां पर है, तो वो क्या है? पृथ्वी है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 9वां सवाल हमारा क्या है? आप लोग ध्यान पूर्वक पढ़ने का प्रयास करिएगा, और अगर सवाल पढ़ रहे हैं, उत्तर आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ठीक है, आप लोग पढ़िए। कर्क रेखा मकर रेखा का क्षेत्र क्या कहलाता है? जैसे कर्क रेखा है और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? क्या शीतकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, क्या शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, ये मेरा ग्लोब है, मतलब मेरा नहीं सबका है। ये क्या है? ग्लोब है, और ये भूमध्य रेखा है। क्या? भूमध्य रेखा ये 0 डिग्री होती है। ठीक, इसके ऊपर जो होती है वो कर्क रेखा होती है। क्या? कर्क रेखा। और इसके नीचे होती है मकर रेखा। क्या? मकर रेखा। अच्छा देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम आपको बताएं तो ये जो कर्क रेखा और मकर रेखा का भाग है, ये क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्यों? क्योंकि उष्ण मतलब गर्मी, यहां पे इस क्षेत्र में गर्मी बहुत अधिक होती है। क्या? गर्मी बहुत अधिक होती है, तो ये कौन सा क्षेत्र होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और एक रेखा यहाँ पे 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है और 66.5 डिग्री साउथ होती है। अच्छा, ये कर्क रेखा मतलब 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री के बीच जो होता है उसको क्या कहा जाता है? देखिए ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है क्या? शीत उष्ण दोनों मिला के। ये देखिए शीत कटिबंधीय क्षेत्र है, और ये शीत और उष्ण दोनों मिलकर के इसमें है, तो ये हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या? अभी देखिए ऑप्शन नंबर है ना, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। पूछ देखिए शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहां पे होता है? तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से या 66.5 डिग्री नॉर्थ के बीच में जो स्थित क्षेत्र है उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह से नीचे ये जो क्षेत्र है इसको भी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, और ये जो 66.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री से ये नॉर्थ पोल तक जो है, इस एरिया को क्या कहा जाता है? तो ये शीत कटिबंधीय क्षेत्र होता है। क्या? शीत कटिबंधीय मतलब यहाँ पे ठंडी बहुत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का टेम्परेचर ना, जो सूर्य की तिरछी रेखा है, सीधा या तिरछा, तिरछी रेखा यहाँ पर पड़ती है, सीधी रेखा नहीं पड़ती है, इसलिए वहां पे बर्फ जमा होता है और वो ठंडा प्रदेश होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। अब आपसे अगर सवाल पूछ दे, किसी प्रकार से सवाल पूछे, तो आप बता सकते हैं कि शीत कटिबंधीय क्षेत्र कौन है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन है, और क्या पूछे अगर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कौन है, तो आप इस तरह के इस माध्यम से आपको सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो अब आप ही बताइए कि कर्क रेखा और मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल नंबर 10 हम क्या है, इसको पढ़ने का प्रयास करिए कि भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल द्वारा, सर्वाधिक क्षेत्रफल द्वारा कवर होने वाली मृदा कौन सी है? मृदा का मतलब आप समझते हैं मिट्टी का, सोल। क्या? मिट्टी। ये सही चल रहा है? फिर हमें तो लग रहा है सही है। मिट्टी को क्या कहा जाता है? मृदा। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मृदा सही होगा, या ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा? तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा कि पूरे भारत में, मानिए कि पूरा भारत है, ठीक है, इस भारत में सबसे ज्यादा, भारत की बात कर रहे हैं विश्व की नहीं, भारत में सबसे ज्यादा कवर करने वाली, मान लीजिए इस तरह से कवर कर रही है, सबसे ज्यादा कवर करने वाली कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मृदा। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पूरे भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल को कवर करने वाली कौन सी मृदा है? तो वो है जलोढ़ मृदा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। ठीक है, आप लोग सवाल को नोट भी करते चलिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल जो हम आपसे पूछ रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। सही तरीके से इसको सॉल्व करिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अगला क्वेश्चन क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति। क्या? देखिए हम आपको इकोनॉमिक्स से भी सवाल रखे हैं, ये सवाल देखिए इकोनॉमिक्स से ही है। भारतीय क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति क्या है? प्रकृति मतलब नेचर, उसका बिहेवियर कैसा है? वो पूंजीवादी है, वो समाजवादी है, या मिश्रित अर्थव्यवस्था है? इस सवाल का ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए भारत ऐसी एक कंट्री है जहां पे दोनों मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पाई जाती है। क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये दोनों मिल करके काम करती है इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप लोग पढ़ने का प्रयास करिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखिए क्या कहा गया है, इज आप डूइंग बिजनेस। ये देखिए करंट अफेयर्स क्वेश्चन इसमें पूछा गया। आपका ये जो प्रैक्टिस सेट है ना,
जीएस के हर सेगमेंट को टच किया गया है, जीके को भी टच किया गया है। उस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर वर्ष किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब आपको थोड़ा सा हम बता दें। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश जो है या कोई भी राज्य है, वो किस प्रकार से अपनी प्रगति कर रहा है, किस चीज में, बिजनेस के क्षेत्र में कैसे बढ़ावा दे रहा है, इसकी रिपोर्ट जारी किया जाता है। और ये रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? क्या आईएमएफ जारी करता है, क्या वर्ल्ड बैंक जारी करता है, या एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है? तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, होगा आपके सामने ऑप्शन नंबर बी। क्या सही होगा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर चर्चा करें तो आईएमएफ के अध्यक्ष जो अभी हाल फिलहाल में घोषित हुई है वो है क्रिस्टलीना जॉर्जिवा। कौन है? अभी देखिए, यहाँ पे एक पेपर हुआ था बिहार में टीचर का, जो टीचर 2.0 था, उसमें सवाल पूछा था कि आईएमएफ का जो अध्यक्ष है कौन है, तो कौन थी? क्रिस्टीना जॉर्जिवा। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। याद रखिएगा, 1942 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ठीक है, इससे 2 वर्ष बाद आईएमएफ की स्थापना हुई थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। और ये वाशिंगटन डीसी कहाँ पे है? अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेरिका में। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए, ये भी इकोनॉमिक्स से सवाल है, इस सवाल को पढ़िए। तीसरी पंचवर्षीय योजना किस लिए जानी जाती है? देखिए, पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण हुई थी। कब हुई थी? जब हमारा भारत आजाद हुआ था, उस समय हमारी जो सरकार थी वो योजना लागू की थी, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, इस योजना में पहली पंचवर्षीय योजना का कुछ निष्कर्ष यहाँ पे दिया गया है, दूसरी और तीसरी का। तो इसमें पूछा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किसके लिए जानी जाती है? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना क्या गॉडविल योजना के रूप में है, क्या महाल नोबिस मॉडल पर है, या गरीबी दूर करने और आत्मनिर्भर पर जोर दिए जाने वाली योजना है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, गॉडगिल योजना के रूप में। क्या? गॉडगिल योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना। देखिए, सभी 5 पंचवर्षीय योजना जितनी भी हुई है उन सबको आपको पढ़ना और रिपीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से सवाल अक्सर यूपी पुलिस और किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या? फिजिक्स है। देखिए, हमने बताया था आपको कि हर सेगमेंट से सवाल पूछा गया है। अब फिजिक्स से दर्पण वाले चैप्टर से सवाल क्या पूछा गया है कि दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण क्या कहलाता है? दूरबीन जो होती है ना, जैसे दूरबीन में आप देखने का प्रयास करेंगे तो दूर की वस्तुएं आपको नजदीक दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दूरबीन में उपयोग होने वाला दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इन सारे दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। ठीक है, जब टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो उसमें ये सारे सॉल्यूशन को हम बताया जाएगा कि उत्तल लेंस क्या होता है, इसकी क्षमता दूरी क्या होती है, इसको मापने का यंत्र क्या होता है, डायोप्टर में मापा जाता है या किस में मापा जाता है, इसके फोकल लेंस को निकालने के लिए क्या सूत्र लगता है, इन सब के बारे में चर्चा किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या है? कि विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। तो ये देखिए, जीव विज्ञान से सवाल है। आप लोग अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे तो उसमें विटामिन के बारे में आप लोगों को जरूर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। तो इसमें पूछा गया विटामिन डी के बारे में। अच्छा, देखिए, विटामिन जितनी भी होती है ना, विटामिन के तक होती है, विटामिन ए, विटामिन बी, सी, ठीक है, विटामिन डी और के, ई भी होती है। तो विटामिन के बारे में जानकारी रखना कि किस विटामिन से कौन सा रोग होता है। देखिए, अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं, तो बोलते हैं कि विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। क्या विटामिन सी से होता है? ऐसा नहीं है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये महत्वपूर्ण होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होगा? अभी पूछा गया विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ क्या है। जैसे विटामिन डी अगर बढ़ेगा तो उस चीज में आपको लाभ होगा, अगर घटेगा तो उसमें हानि भी होगी। ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ है इसमें हड्डियों का मजबूत होना, क्या पाचन तंत्र ठीक होना, क्या मांसपेशियों का मजबूत होना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन और देना चाहिए था कि उपर्युक्त में एक से अधिक, या ए और बी दोनों, क्योंकि इसका ऑप्शन ए भी सही है और सी भी सही है। हड्डियों का मजबूत होना, मांसपेशियों का भी मजबूत होना, यह विटामिन डी का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। थोड़ा सा विटामिन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, विटामिन ए है, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। विटामिन बी में कई पार्ट है जिसको हम लोग देखेंगे जब विटामिन के बारे में डीपली चर्चा किया जाएगा, पूरा एक टॉपिक लेकर के। देखिए, विटामिन ए से जो रोग होता है ना, वो औरतों में खासकर होता है बांझपन का रोग। ठीक है, अगर इसकी कमी होती है तो वो रोग उसी के माध्यम से होता है। ठीक, अच्छा, विटामिन ए का वैज्ञानिक या रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या आप लोग याद रखिएगा, विटामिन ए का अक्सर वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है एग्जाम में। विटामिन ए का नाम क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, तो विटामिन बी का नाम क्या है? थायमिन, थायमिन हाइड्रोक्लोराइड। देखिए, विटामिन बी में कई पार्ट हैं, एक पार्ट में विटामिन बी के मुख्य रूप से बेरी बेरी रोग होता है। क्या? विटामिन बी की कमी से मुख्य रूप से बेरी बेरी रोग होता है। और विटामिन सी हम लोग देखते हैं तीसरे नंबर पे, तो इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग। क्या? स्कर्वी। अगर विटामिन सी की कमी हुई तो स्कर्वी रोग होगा, और विटामिन सी की अगर अधिकता होगी तो स्कर्वी रोग से हमें छुटकारा मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। ऑप्शन अब अगली विटामिन क्या है? डी। विटामिन डी का नाम है वैज्ञानिक कैल्सीफेरॉल। क्या? कैल्सीफेरॉल। ये हड्डी से संबंधित होता है। किससे? हड्डी से संबंधित कैल्सीफेरॉल से। और विटामिन ई, इसका नाम है टोकोफेरॉल।
इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है। और विटामिन ई का एक सबसे महत्वपूर्ण नाम है, आप लोग थोड़ा सा जानने का प्रयास करिएगा कि विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि एक सुंदरता लाने के, चेहरे पर ग्लो लाने के लिए विटामिन ई का सेवन किया जाता है। डॉक्टर ऐसा सलाह देते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का नाम है हाइलोक्विनोन। क्या? हाइलोक्विनोन। आप लोग कई बार इन नामों को अगर रिपीट करेंगे तो ये आपको कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाली रिवाइज करेंगे, वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। अक्सर बच्चे ये जानते हैं कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का, इसको तो हम जान गए, लेकिन विटामिन के की अगर कमी होगी तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। जैसे अभी मेरे यहाँ पे अगर कट लग गया, कहां पे देखिए, जैसे यहाँ पे अगर पत्ती से कट लग गया, तो अगर विटामिन के की कमी है तो जानते क्या होगा, ये ब्लड नहीं जमेगा, ब्लड बहता चला गया। विटामिन के क्या करता है कि वही थक्का जमाने का काम करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग अपने सारे क्वेश्चन को सॉल्व किए। ठीक है, आप लोग देखते रहिए एमआई कंपटीशन के यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।